Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture, we will discuss that if complement system is activated, why it not damage our normal cell. In other words, we can say that how complement system is regulated. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या ये कंप्लीमेंट सिस्टम हमारी सेल को डैमेज नहीं करते, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करते हैं, या हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स को ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकते। तो आज मैं ये आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो if complement system is activated, why not damage our normal cell? तो ये हमारी नॉर्मल सेल को डैमेज क्यों नहीं करती? इसका सिंपल आंसर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव प्रोटीन विच वी हैव। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो प्रोटीन नहीं होती जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है, वो प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती, वो मॉलिक्यूल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती। सिंपल आंसर इसका ये है कि हमारी सेल्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? डिफेंसिव प्रोटीन होते हैं। तो जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो फिर क्या होता है कि वो हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो डिफेंसिव सिस्टम, वो प्रोटीन हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन मैंने आपको बताया था कि ये एंटीजन है और ये क्या है, एंटीबॉडी है। और फिर इस तरह ये क्या है, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बना है। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स क्या करता है? क्वेश्चन ये रोज होता है कि क्या ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो बना है C5b, C6, 7, 8 और 9 से जो कवर है, तो क्या ये आरबीसी को क्यों अटैक नहीं कर सकता, डब्ल्यूबीसी पे क्यों अटैक नहीं कर सकता और प्लेटलेट को क्यों अटैक नहीं कर सकता? तो बेटा आपको पता है कि हमारी जो आरबीसी है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है, इसके ऊपर एक खास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है और इस प्रोटीन का नाम होता है DAF, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, या CD59 या CD55। वो क्या करते हैं कि वो जब ये कंप्लीमेंट सिस्टम मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स आ जाते हैं या C5a या C4a या C3 आ जाता है, तो क्या करते हैं कि ये डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर क्या करते हैं कि इस मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जब आ जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, तो इसको क्या पर यहाँ पर या C5a आता है या C4a आता है, तो ये डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, इसको डिके करता है, या मतलब इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स इस तरह बच जाते हैं। अभी अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन किस तरह बनता है, तो सपोज ये बोन मैरो है और बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है कि ये डब्ल्यूबीसी भी बनाता है और आरबीसी भी बना सकता है और प्लेटलेट भी बना सकता है। तो इसमें एक खास किस्म का जीन होता है बेटा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में, और इस जीन का नाम है पीगा जीन। ये पीगा जीन क्या होता है कि ये पीगा जीन जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है पीगा जीन का, तो फिर क्या हो जाता है कि ये एक खास किस्म की फैक्टर बनाता है। मैंने आपको डिस्कस किया और इस फैक्टर का नाम DAF होता है, डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। तो ये आरबीसी पे भी एक्सप्रेस होता है, डब्ल्यूबीसी पे भी एक्सप्रेस होता है और प्लेटलेट पे भी एक्सप्रेस होता है। तो जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनता है, तो जब ये कंप्लीमेंट सिस्टम सपोज ये आरबीसी के पास गुजरता है या डब्ल्यूबीसी के पास गुजरता है या प्लेट के पास गुजरता है, तो फिर ये क्या कहते हैं कि ये डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर क्या होता है कि इस कंप्लीमेंट सिस्टम को ब्रेक करता है और कंप्लीमेंट सिस्टम आपकी आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी और आपकी जो वाइट ब्लड सेल है या प्लेटलेट्स है, इस पे अटैक नहीं कर सकता। तो ये आपने ज़हन में याद रख करना कि डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर मौजूद है हमारी ब्लड के ऊपर। तो इस वजह से फिर क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो महफूज रहता है कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन के दौरान। एक और क्वेश्चन राइज होता है
what would happen if this PEGA gene decay accelerating factor gene is mutated? अगर एक इस तरह की कंडीशन आ जाए कि इसमें ये डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर का जीन म्यूटेटेड हो जाए और ये डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर बनता नहीं है, तो व्हाट विल बी द सिचुएशन? तो सिचुएशन क्या होगा? तो सिचुएशन ये होगा कि आपको पता है कि नो एंकर प्रोटीन विल बी देयर। तो ये एंकर प्रोटीन जो है, ये डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर जो है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो WBC पे, रेड ब्लड सेल पे और प्लेटलेट पे डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर नहीं होगा, डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा? कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो RBC का हिमोलिसिस करेगा, WBC का भी करेगा और प्लेटलेट्स जो है उसका भी करेगा। तो जब ये जीन म्यूटेटेड हो जाए तो पेशेंट स्पेशली क्या होगा, इसमें ऐसी एक डिजीज काज होगा, इनहेरिटेड डिजीज है, और इस डिजीज का नाम है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल और नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये एक कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट एट नाइट के दौरान क्या होते हैं, पेशेंट में ज़्यादातर हिमोलिसिस होता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि इसमें वो डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर नहीं है, तो ये डीके हो जाता है। मॉर्निंग में क्या हो जाता है इस पेशेंट में, मॉर्निंग में ये होता है कि दे है हीमोग्लोबिन इन द यूरिन। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, यूरिन होते हैं। न्यूट्रोफिल का क्या हो जाता है, डिफेक्ट्स आ जाता है न्यूट्रोफिल। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स जो है वो भी कम होते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल या नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इस कंडीशन को हम ये कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में ये होता है कि पेगा जीन म्यूटेटेड होते हैं। जब पेगा जीन म्यूटेटेड होता है तो फिर क्या होता है कि डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर नहीं आता। डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर जब नहीं बनता तो क्या होता है कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स में के सरफेस के ऊपर डीके एक्सिलरेटिंग फैक्टर जो है वो क्या होता है, एक्सप्रेस नहीं होता। तो कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, कंप्लीमेंट सिस्टम आकर इन तीनों को क्या कर सकते हैं, इन तीनों को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकते हैं। इसका हिमालिस कर सकता है, RBC का हिमालिस कर सकता है। इस कंडीशन का पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ये कंडीशन है, इससे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो आज मैंने ये डिस्कस किया, कल मैं आपको क्या करूंगा, कल मैं डिस्कस करूंगा आपको आज को कि हाउ द कंप्लीमेंट सिस्टम इज रेगुलेटेड, हाउ द कंप्लीमेंट सिस्टम इज रेगुलेटेड। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो किस तरह रेगुलेटेड होता है, कल मैं आपको ये डिस्कस करूंगा।